What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Star Love Family. देखिए आज है संडे और संडे को आप लोगों को इतनी शानदार तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि जो कंप्लीट वीक में आप लोग पढ़ते हैं उसको निचोड़ डालो। निचोड़ करना होता है आप लोगों को संडे को, और वो निचोड़ कहीं से आता है? वो आता है रिवीजन से। तो रिवीजन को इतना शानदार तरीके से अपने स्टडी का पार्ट बनाओ ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठो तो एक सेकंड भी आप लोगों को सोचना ना पड़े, एकदम आप लोगों के माइंड में आंसर आए। और वो कैसे होगा? वो प्रैक्टिस से होगा। तो कोशिश क्या कीजिए, जितना भी आप लोग संडे में जो भी वीक में कंप्लीट आप लोगों ने पढ़ा है उसको ढंग से अच्छे से आप लोगों को स्टडी करना है। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा बहुत जो पढ़ाता हूँ उसको देख लीजिए, बाकी का अपना पूरा रिवीजन पोर्शन रखिए संडे में। कोशिश कीजिए संडे और सैटरडे में भी काफी पोर्शन दीजिए, 2 दिन ढंग से रिवाइज कीजिए जितना ज्यादा तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वीडियो भी थोड़ी छोटी रखूंगा ताकि आप लोग अपना पैटर्न फॉलो कर सकें। बस ये इसलिए है कि ताकि संडे में भी आप लोग उठ सकें, इसलिए वीडियो है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को काफी फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं जीआई टैग के बारे में, जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था। ये है मिर्जापुर हैंडमेड दरी। मिर्जापुर कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश हो गया यहाँ पर स्टेट, जिसके अंदर ये रजिस्टर की गई थी 2015 में। और जब हैंडमेड की बात आ गई तो हैंडीक्राफ्ट हो गया। तो इस तरीके से ये एक तरीका हथकरघा हो गया, यानी कि हाथों से बनाई जाती है। हैंडमेड शॉल, हैंडमेड दरी, हैंडमेड साड़ी। तो इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं उनको एक एक को बनाने में, एक एक पीस को काफी टाइम लग जाता है। आज के लिए मशीन आ जाती है पर लेकिन हैंडमेड का अपना ही एक अलग मजा होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक स्पेशलिटी हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया की, और इतनी ही ज्यादा प्राइस में फिर उसको बेचा जाता है। तो ये आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा गया था। आइए आज का जीआई टैग देखते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है कोर्क अरेबिक कॉफी। तो इसके बारे में आप लोग जाकर देखिएगा, इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए क्योंकि जीआई टैग रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही अभी इसको दिया गया है, 1-2 दिन पहले ही। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जा सकता है। तो ये रजिस्टर कब किया गया? 2019 में किया गया। ये आंसर मैंने बता दिया। कौन से राज्य के लिए है, किस टाइप की कैटेगरी में आता है, और पिक्चर भी इसकी जाकर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जो रिसेंटली 2018 और 19 में जो जीआई टैग दिए जा रहे हैं वो तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका कुछ कहना ही नहीं है, यानी कि उनसे तो डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड आप लोगों को जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। बाकी के ये 5 होंगे यहाँ पर कॉफी के आइटम, जो कि मैं डेली आप लोगों का ये कवर करूंगा। आप लोगों को इसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तो जाकर पढ़िएगा, फिर कल इसके बारे में आप लोगों को आंसर मिलेगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्या दूसरा क्वेश्चन हो गया, एक जीआई टैग का हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने जिसमें बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में? प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और एक तरीके का एवरग्रीन क्वेश्चन है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, जो इलेक्टेड नहीं होता है बल्कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, और अब का पैटर्न आप लोगों का ये देखने को मिलेगा, ऐसे डिवीजन रहा करेगा, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से और हिंदी यहाँ पर इस तरीके से, जैसे आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में आती है। एक बच्चे के द्वारा सजेस्ट किया गया कि सर क्वेश्चन ऐसे दिया करो, ये ज्यादा आसान रहता है पढ़ने में। यहाँ पर बराबर में रहेगा, जिसको हिंदी पढ़नी है वो हिंदी और इंग्लिश पढ़नी है इंग्लिश। ठीक है, तो ये बताइएगा आप लोगों को यही पैटर्न रखना है, पहले वाला रखना है, कौन सा सुटेबल लग रहा है। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल को बोला जा रहा है कि जो नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर यह प्राइवेट मेंबर बिल अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के द्वारा फर्स्ट टाइम पास किया गया है यहाँ पर। तो ये बात बोली जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा है? तो देखिए, अगर आप लोग इसको ध्यान से, आप लोगों ने पॉलिटी के मेरे लेक्चर पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जो अदर देन यहाँ पर जो मिनिस्टर होता है वो प्रेजेंट करता है। यानी कि मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर जैसे अरुण जेटली जी हैं, अरुण जेटली जी की जगह अगर कोई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर बिल को लेकर आता है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल हो गया, यानी कि अदर देन मिनिस्टर। ठीक है, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रिसेंटली अभी बोला गया कि प्राइवेट मेंबर बिल आया, रिसेंटली की बात नहीं है, आजादी से लगभग 14 बार के, अब तो ज्यादा ही हो गए होंगे, 14 से ज्यादा बार अब तक प्राइवेट मेंबर बिल आ चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है यहाँ पर कि प्राइवेट मेंबर बिल फर्स्ट टाइम आया है, ये पुराने से ही फंडा चला हुआ रहा है। और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं चेक करने के लिए होता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट एक तरीके से पावर में तो नहीं है, क्योंकि अगर प्राइवेट मेंबर बिल नॉर्मली गवर्नमेंट तो लेकर आएगी नहीं, गवर्नमेंट में तो जो लेकर आएगा वो मिनिस्ट्री लेकर आएगा। अपोजिशन पार्टी के नॉर्मली इसको मेंबर लेकर आते हैं, और अपोजिशन पार्टी का अगर प्राइवेट मेंबर बिल पास हो जाता है तो कहने का मतलब यह गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है जब अपोजिशन बिल पास करा रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कई बार हो चुका है और यहाँ पर ये अभी रिसेंटली नहीं है, तो इसलिए न्यूज में भी है यहाँ पर फिर से ये। तो ये आंसर हो गया इसका डी, यानी कि नाइदर वन और नो टू। आगे चलता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है हमारी कंट्री के वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जो एक इंपॉर्टेंट लिंक कनेक्ट करता है, दोनों के बीच में पड़ता है, उसके बारे में बात की जा रही है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक बार देख लीजिए। ये पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर वेस्टर्न घाट हो गया, जो आप लोगों को यहाँ पर इस साइड में देखने को मिलता है, यानी कि अरेबियन सी साइड में देखने को मिलता है। ये हो गया वेस्टर्न घाट, और ये हो गया यहाँ पर ईस्टर्न घाट, जो आप लोगों को यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलता है, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा भी आप लोग देखते हैं। ये काफी फेमस है, जो कि नॉर्मली यहाँ पर बांग्लादेश और इंडिया के जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र के माउथ पर आकर यहाँ पर ये सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं, और काफी बड़ा डेल्टा यहाँ पर ये होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अरेबियन सी हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया, तो इसके बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है वो। तो ये है आप लोगों के सामने ऑप्शन। तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, तो ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। दूसरा यहाँ पर नल्लामाला फॉरेस्ट, तीसरा यहाँ पर नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, चौथा यहाँ पर यह है सेचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो आंसर है इसका ये है ए, यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और एक तरीका एवरग्रीन टाइप का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आजादी से पहले हमारी कंट्री में अंग्रेजों के द्वारा कई टाइटल दिए जाते थे, केसरी दिया जाता था, इसी तरीके से अलग अलग तरीके के टाइटल यहाँ पर दिए जाते थे। इवन अपने के सामने भी लॉर्ड यानी कि भगवान लगाया करते थे अपने नाम के सामने। ठीक है, आप लोगों ने इनके नाम नॉर्मली देखे होंगे, अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड विलियम हेंटिंग। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो इस तरीके के जो प्रिविलेज दिए जाते थे, इसके बारे में बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो एक तरीके से इक्वलिटी होती है, उसके लिए यहाँ पर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डालते हैं। तो क्या है, ये एक तरीका प्रिविलेज से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो एक्स्ट्रा विशेषाधिकार दिए जाते हैं। आज की डेट में हमारी कंट्री में नहीं देखने को मिलते हैं। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो उसमें आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 यहाँ पर ये सारी चीजें अबोलिश करता है, यानी कि टाइटल्स वगैरह जो होते हैं वो अबोलिश करता है। उसके बेस पर कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में एक समानता आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं। तो संविधान के जो आर्टिकल है वो इसीलिए बेसिकली बनाए गए ताकि हमारी सोसाइटी में एक इक्वलिटी रह सके, और ये एक इक्वलिटी का यहाँ पर काम करता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर डीपीएसपी के बारे में, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि ये जिनको आप लोग डीपीएसपी बोलते हैं, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को जनता के लिए कुछ करना है, एक तरीके से जनता को सही फायदा पहुंचाने के लिए। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1975 से लेकर 77 की जो इमरजेंसी रही उसके बीच में, यानी कि 1976 में देखने को मिला। ये वो ड्यूरेशन था जहां पर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, और यहाँ पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनको फंडामेंटल जो आर्टिकल होते हैं उनसे भी ज्यादा पावर दे दी गई। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, और बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर संविधान चेंज किया गया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल दिया गया आगे चल के। इतना ज्यादा बड़ा यहाँ पर चेंज किया गया। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि नीचे कौन सी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड की गई थी। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने आंसर है। तो कई सारे यहाँ पर चेंजेस किए गए 42nd अमेंडमेंट के तहत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39A, 43A, 48A और 43A जो डील करती है यहाँ पर, वो डील करती है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। यानी कि जो बार बार जो वर्कर काम करते हैं वो प्रोटेस्ट किया करते थे, उनकी कोई सुनता नहीं था, तो उसी के लिए यहाँ पर ये आई यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री। यानी कि वर्कर से भी पूछा जाएगा मैनेजमेंट में क्या सही है क्या गलत है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल जो राइट आता है वो पार्ट 3 में आता है, डीपीएसपी जो आती है वो पार्ट 4 में आती है। तो इसको कनेक्ट कर आप लोग थोड़ा देखिएगा। ठीक है, तो खासकर जो 42nd अमेंडमेंट है उसके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बार बार अभी न्यूज में भी रहता है कि हाँ ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, इंदिरा गांधी जी ने ऐसा कर दिया, तो इसके लिए भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछे जा रहे हैं एक इंडेक्स के बारे में। जो इंडेक्स है यहाँ पर ये है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो देखिए ये जो इंडेक्स होता है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा यहाँ पर ये तैयार किया जाता है, और ये इस तरीके से चीजें कई बार पूछी जाती हैं। रिसेंटली जब ये इंडेक्स पब्लिश किया गया अभी, इसमें हमारी कंट्री की कितनी रैंक है आप लोग इसको जाकर सर्च कीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्टली आप लोगों को कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आंसर हो गया इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया मॉनेटरी, जो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसको आप लोग MPC भी बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सीधा सीधा पर्पज ये होता है कि हमारी कंट्री में महंगाई कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है, उसको चेक करने के लिए। अगर महंगाई ज्यादा है तो उसको कंट्रोल किया जाए ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी कंट्री में जो गठन किया गया है बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 4 + -2 का जो टारगेट है वो यही कंप्लीट करती है। तो एक एक करके यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। बोला जा रहा है कि ये RBI
बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट यहाँ पर डिसाइड करती है। तो क्या ये सही है? यानी कि रेपो रेट वगैरह यहाँ पर आरबीआई के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। क्या ये सही है? दूसरी स्टेटमेंट है 12 मेंबर टोटल होते हैं इंक्लूडिंग गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर को मिलाकर 12 मेंबर यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, और ये एवरी ईयर बनाई जाती है। तीसरा यहाँ पर बोला गया कि ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आती है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, 1 और 2, या फिर ये सॉरी ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये अच्छा सही तो है। फर्स्ट हो गया, 1 और 2 हो गया, या फिर 3 हो गया, 2 और 3 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है तीनों सही नहीं है, ये तो समझ में आ गया, कोई एक तो गलत है। अब देख लेते हैं यहाँ पर। पहला तो ये हो गया कि बेंचमार्क को चेक करता है। जी हाँ, बिल्कुल चेक करते हैं। दूसरा यहाँ पर बात की जा रही है जो 12 मेंबर है, 12 मेंबर नहीं होते हैं, इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होती, ये भी गया और ये भी गया, और करेक्ट आंसर पूछा गया है। तीसरा बोला गया कि फंक्शन जो होती है चेयरमैनशिप जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके अंडर में करती है। नहीं, हमारी कंट्री के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनकी अध्यक्षता में ये काम करती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो गया? इनकी अध्यक्षता की जब हम लोग बात करते हैं तो आंसर हो गया इस तरीके से 1, यानी कि ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है और ये हमारी कंट्री के जो रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर हैं उसके अंडर में काम करती है। 12 नहीं 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं और 3 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं किसके? ये होते हैं रिजर्व बैंक के। यानी कि टोटल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक के 6 मेंबर होते हैं मिलाकर 3-3। तो तब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये डिसाइड करती है। और ये इन्फ्लेशन का जो टारगेट इसको दे रखा है 4 ± 2 ये टारगेट है, जो कि अब तक ये फॉलो कर चल रहे हैं। तो आंसर हो गया ए। तो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन जस्ट फॉर आप लोगों को उठाने के लिए, ताकि आप लोग अपने टाइम पर उठ सके। तो एंजॉय किया कीजिए इसी तरीके से, और अपना जो शेड्यूल है उसको मत बिगड़ने दीजिए किसी भी हालत में। अपने पैटर्न को फॉलो करके चलना है और बिल्कुल जोश में आप लोगों को फॉलो करके चलना है। ठीक है, पर लेकिन जोश में होश भी नहीं खोना है, यानी कि होश भी अपना ध्यान में रखना है। इसी तरीके से रिवीजन करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सेहत का वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस टाइम पर आकर हेल्थ खराब होती है, खासकर जो मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, पानी पीने की कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप लोग पानी पी सकते हैं। बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेट जो बहुत ही ज्यादा आपकी बॉडी को सही करेगा, खासकर डिहाइड्रेशन जो प्रॉब्लम निकल कर आती है उसको आप लोगों को देखकर चलना है। यानी कोशिश करनी है हर आधे पौने घंटे में कुछ पानी पीते रहना है, खासकर गर्मी के टाइम पर। ओके, तो ये तमाम चीजें हैं, कुछ ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को भी थोड़ा आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। और अपना पानी पीने के साथ साथ छत पर भी थोड़ा पानी रख दिया कीजिए, ताकि जो पक्षी हैं खासकर उनको भी थोड़ा बहुत पानी मिल सके गर्मियों में। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। जय हिंद।